तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे स्क्रीन पे लीज फाइनेंसिंग, आपने देखा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया लीज फाइनेंस। किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे? लीज फाइनेंसिंग आ रहा है सबके स्क्रीन पे? एक स्टूडेंट मुझे बता दो। तमन्ना आप ही बता दो, आ रहा है स्क्रीन पे? चलिए ठीक है, तो अब लीज फाइनेंसिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, Nowadays it has been treated as an important source for long term financing। लंबे समय के लिए अगर आपको फाइनेंसिंग करानी है, पैसे लेने हैं, तो लीज फाइनेंसिंग एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बनता जा रहा है आज की डेट में। ठीक है, ये है क्या? लीज फाइनेंसिंग एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कंपनी जो है, कंपनी के पास अधिकार आ जाता है कि वो आपके एसेट का इस्तेमाल कर सके। बड़ा सिंपल है इसका। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे, एक मिनट, इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो, ये आप देखते हो ना, जियो के टावर लग रहे हैं, एयरटेल के लग रहे हैं, वोडाफोन। तो इन लोगों को टावर लगाने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो ये जमीन की जरूरत जब पड़ती है तो इनके पास दो ऑप्शन है। या तो ये जमीन खरीदें, वहां पे टावर लगाएं, और आपको भी पता है एक बार टावर लगता है तो कई साल तक टावर लगा रहता है, तो वो जमीन जो है कवर हो जाएगी। तो अगर ये जमीन खरीदने जाएंगे, मान लो नजफगढ़ में दो टावर लगाने, ठीक है, अब जो दो टावर लगाने के लिए उसको जमीन खरीदनी पड़ेगी, तो जमीन कम से कम 50 गज तो खरीदेगा ना, चारों तरफ से बाउंड्री वाउंड्री भी लगानी पड़ेगी उसको, और हो सकता है उससे ज्यादा की ही जरूरत पड़ जाए उसको। तो ऐसे में जमीन खरीदने जाएगा तो 50 गज का रेट आप देख लो, कम से कम कुछ नहीं तो 40-50 लाख से भी ऊपर पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है जमीन एरिया कैसी है। तो इतने रुपए तो वो जमीन खरीदने के लगाएगा, और उसके बाद फिर वो जाके टावर वावर लगा के और फिर अपना स्टार्ट करेगा बिजनेस। तो उसको पैसे की जरूरत। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? लीज फाइनेंस कर लेगा। लीज फाइनेंस क्या है? किसी का भी घर चुन लेगा, भाई मेरे को यहाँ पे टावर लगाना है, तो उस व्यक्ति से बात करेगा, बोलेगा देखो जी आपका घर बना हुआ है, छत आपकी ऐसे खाली पड़ी रहती है, तो अगर आप हमें अलाउ करेंगे तो हम आपके छत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस पे हम अपना एक टावर लगाएंगे और आपको हर महीने पैसे देंगे। लेकिन एक बात है, वो जो जगह है जो हम लेंगे उसका इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है, हमारा उसके ऊपर पूरा अधिकार हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहीं प्लॉट लेके छोड़ा हुआ है, और अभी आपको फिलहाल 20-30 साल तक घर नहीं बनाना वहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही रखा हुआ है। तो ऐसे में वो लीज़ कंपनी आपसे, जो कंपनी है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, बोलेगी सर ये आपका जो प्लॉट है यहाँ पे हम सोच रहे हैं एक टावर बनाएँ 20 साल के लिए या 30 साल के लिए। अगर आप ये ज़मीन हमें दे देते हैं तो हम इस पे टावर बना देंगे, और उसके लिए एक एग्रीमेंट होता है और उसमें लिखा जाता है कि 20 इयर्स या 30 इयर्स जैसे भी है, कि हम इतने साल तक इस ज़मीन का इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करने के बाद जब ये इतने साल पूरे हो जाएँगे तो इसका मालिकाना वापस मालिक को दे देंगे। लेकिन तब तक इसके ऊपर सर हमारा हक होगा। हाँ, तब तक 20 20 साल तक क्या कहते हैं, हमें वो मिलता रहेगा, पैसे हाँ, मिलेंगे उसका भी। हाँ, वो एग्रीमेंट में ये तय हो जाएगा कि आपको कितना पैसे महीने-महीने के देंगे वो। तो आप और वो अगर आप सैटिस्फाई होगे तभी उस पे साइन करोगे। तो अगर मान लो उन्होंने बोला कि हम हर महीने आपको 20,000 रुपए देंगे और 20 साल तक ये हमारा, तो उसमें क्या होता है बेटा, वो मालिकाना हक ना उनका हो जाएगा। जो आप उस जमीन पे कर सकते थे वो सब जमीन पे वो लोग करेंगे। लेकिन एग्रीमेंट में बेसिकली लिखा जाता है कि किस काम के लिए वो ले रहा है और उसी काम से संबंधित काम करेगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई नई फैक्ट्री खोल के धुआं-धुआं कर देगा, पूरा सब अड़ोस-पड़ोस के लोग तबाह हो जाएँगे। और कोई जाएगा बोलने के लिए तो बोलेगा ये तो मैंने लीज़ पे लिया, मेरी मर्ज़ी, मैं इसका मालिक हूँ। उसमें थोड़ा लीज़ फाइनेंस का ना रूल्स होते हैं। अब जैसे मान लो उसने टावर के लिए लिया है तो टावर ही लगाएगा और उसमें कुछ भी तोड़-फोड़ कर सकता है। मेरी बात समझ गए आप? मालिकाना हक आपकी जगह उसका हो जाएगा, आप उसको 20 साल तक कुछ बोलोगे नहीं, ऐसे नहीं बोलोगे कि खाली कर, चल हट जा यहाँ से। रिक्वेस्ट कर सकते हो लेकिन एग्रीमेंट उसको जब तक वो मानेगा नहीं तब तक आपका हक खत्म। और इसी तरह से वो छोड़ के नहीं जा सकता बीच में। जैसे मान लो 20 साल का एग्रीमेंट हुआ कि मैं हर महीने आपको 20-20 हज़ार दूँगा। जैसा भी एग्रीमेंट हुआ है, तो वो मुकर नहीं सकता। यूँ नहीं कह सकता कि भाई टावर की अब ज़रूरत नहीं है, अब मैं आपको पैसे नहीं दूँगा। आपको वो पैसे देगा, चाहे वो टावर का यूज़ करे या ना करे, वो आपकी टेंशन नहीं है, वो उसकी टेंशन है। मेरी बात समझ में आ गई बेटा आपको? यस सर। सर जैसे अभी ये सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, तो हाँ। इसमें भी ये होगा, ये लीज वाली चीज इसमें भी देखो, होगा। एक बात बताओ मुझे, सीसीटीवी जो कैमरे लगे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि रोड पे लगाए गए हैं, वो गली में लगाए गए हैं, जो गवर्नमेंट की एरिया है? यस बताइए। सर। तो गवर्नमेंट इसीलिए तो अपनी एरिया में लगाती है, क्योंकि अगर किसी आदमी के घर पे लगाएगी, तो ऐसे में वो मना भी कर सकता है, क्योंकि वो घर के ऊपर उसका हक है।
तो इसीलिए आप देखोगे गवर्नमेंट जो भी काम करती है ना, जो पब्लिक वाला काम है, वो हमेशा रोड पे करती है। देखो ना, पाइप की फिटिंग रोड के नीचे, इलेक्ट्रिसिटी रोड के ऊपर से जाती है। इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो गवर्नमेंट की एरिया है, गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट उस पर यूज करती है। सर लेकिन जैसे ही सीसीटीवी कैमरा कई लोगों के घरों पे भी लगा हुआ है, मतलब बेटा घरों के घरों पे ऊपर। लगा हुआ है तो गैलर उसमें लगा होगा ना, बाहर जो निकली जाती है छज्जी, घर के बाहर जो छज्जी निकली होती है, वो तो अच्छा। पब्लिक की, वो तो गवर्नमेंट की ही एरिया है, आपने निकाल रखा है। आपकी जमीन जहां तक होती है उसके बाहर गवर्नमेंट अलाउ करती है कि चलो ठीक है, आप अपना बरांडा निकाल लो छोटा सा, ठीक है, लेकिन उसकी भी एक साइज फिक्स होती है, आपको पता ही होगा। तो उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर तो लगा सकते हैं, वो कोई आपकी एरिया थोड़ी ना है, वो तो गवर्नमेंट की एरिया है। आपके घर के सर अंदर लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ बोलो। उस पे लीज नहीं मिलता है इसका मतलब, है ना? ना 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 ना, उस पे लीज नहीं देंगे, वो सरकार अपनी ही जमीन पे लगा रही है तो तुम्हें क्यों लीज देगी भाई। ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ, नजफगढ़ में तो ये जितने भी बैंक देख सर रहे हो। हाँ। सर लेकिन देखा जाए तो सर ये सीसीटीवी कैमरा तो हमारे फायदे के लिए लगवाए जा रहे हैं। बिल्कुल लगवा रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो टावर भी आप ही के फायदे के लिए लगा रही है कंपनी, आपका भी नेटवर्क अच्छा आएगा। लेकिन उसके बावजूद सर भी लोगों की जब जमीन पे कोई करके और लगाएगा टावर, तो वो तो मना करेगा, बोलेगा मेरे को घर बनाना है, ये करना है, वो करना है। वैसे तो कंपनी अलाउ नहीं करेगा वो। तो उसके बदले कंपनी को लीज फाइनेंसिंग करानी पड़ती है। मुझे बेसिकली यही समझाना है कि लीज फाइनेंसिंग क्या है। लीज फाइनेंसिंग एक एग्रीमेंट है दो पार्टियों के बीच में। एक पार्टी तो कंपनी खुद हो जाती है, और एक पार्टी हो जाता है जिसका वो जमीन है। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखो इसमें अच्छे से और समझाया हुआ है मैंने, कि द ओनर ऑफ द एसेट, जो मालिक होता है असली घर का, उसको हम लेसर कहते हैं। एंड द यूजर लेसी है। तो जो कंपनी होगी वो लेसी होगी, और जो मालिक होगा जिसकी जमीन है वो लेसर होगा। मान लो मेरी नजफगढ़ में एक जमीन है, सपोज करो। अब क्या हुआ, वोडाफोन कंपनी मेरे पास आई, उसने बोला सर आप तो कहीं और रहते हो, और आपकी एक जमीन खाली है 100 गज की, और हम सोच रहे हैं यहाँ पे एक अपना नेटवर्क कुछ हमें बनाना है, ऑफिस ऑफिस या कुछ भी। तो क्या आप हमें लीज फाइनेंसिंग पे वो जमीन दे देंगे। मैं उनसे पूछूंगा कितने साल, वो बोलेंगे 15 साल हमें रहना है, और आपको हम 30,000 पर मंथ किराया देंगे। ठीक है। तो मैं तैयार हो सकता हूँ या नहीं भी हो सकता हूँ। तो अगर मैं तैयार हो गया तो मुझे एक एग्रीमेंट बनेगा हम दोनों के बीच में, जिसमें एक लेसर यानी कि मैं, और लेसी यानी कि कंपनी, हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाएगा, जिसमें रिटन फॉर्म में होगा, स्टैंप लगेगा, और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि वो लोग मुझे 30-30 हजार रुपए हर महीने 15 साल तक लगातार पैसे देंगे, और मेरे जमीन का इस्तेमाल करेंगे। और वो जमीन जो ले रहे हैं मेरे से, वो इस पर्टिकुलर काम के लिए ले रहे हैं, यानी ऑफिस बनाने के लिए ले रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट, या बैंक बनाएंगे, या जो भी है। तो उस इस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और जब लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, देखो लास्ट वाली लाइन देखो, एट द एंड ऑफ द लीज एग्रीमेंट द एसेट रिवर्ट्स टू द लेसर। तो जो भी, जब 15 साल पूरे हो जाएंगे तो वो जमीन वापस मेरी हो जाएगी, और मैं ही इसका लीगल मालिक हूँ, यानी कि जो लीगल ओनर होगा उसके पास चला जाएगा। ये याद रखना, लीगल ओनर हमेशा लेसर ही होता है। लेकिन जब वो लीज फाइनेंसिंग में दे देता है तो असली मालिक उसका, मतलब जो लीगल कानूनी मालिक है वो बन जाता है दूसरा वाला। लेकिन वो सिर्फ 15 साल के लिए ही बनेगा ना, क्योंकि एग्रीमेंट में 15 साल तक लिखा हुआ है। तो इस तरह से चलता है। अब बताइए। सर हाँ। सर सर और ये जो किस एसेट? वन बाई वन पहले, हाँ स्टूडेंट जो पूछ रही थी, हाँ बोलो। सर ये जो ताज होटल है वो भी लीज पे लिया हुआ है। ये तो बेटा नेट पे सर्च करना पड़ेगा। जहां तक मेरी नॉलेज है, ताज होटल जो है ताज ग्रुप्स का है, लीज पे नहीं लिया बेटा। ताज ग्रुप्स ने कई जगह अपने होटल बना रखे हैं। बस मुझे इतना पता है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, इसके कई सारे डिपार्टमेंट। ठीक है। और अभी मोदी जी ने बोला है कि जो लॉस में चल रहे हैं, जो डिपार्टमेंट्स लॉस में चल रहे हैं, उनको हटा के प्राइवेट प्राइवेट कर दिया जाए। तो ताज होटल जो है लीज पे तो नहीं है मेरे ख्याल से, बट श्योर नहीं हूँ। आप नेट पे सर्च करोगी तो पता चलेगा। ठीक है। ओके सर। करके देखना। ओके। बस इतना पता है कि इसमें जो मीटिंग मीटिंग होती है ना, इसमें मीटिंग्स जो होती हैं ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट तो खैर नहीं। लेकिन जो बड़े बड़े जो आईएएस अधिकारी होते हैं, और मीटिंग मीटिंग होती है ना ऑफिसर्स की, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह की, तो यहीं पे होती है। आगे बढ़े। और सर कितना और कुछ। कौन से
और कौन-कौन से एसेट्स हैं जिन पे ये लीज फाइनेंसिंग हो सकती है? देखो इसका सबसे ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है ईंट जो बनती है ना ब्रिक्स, ईंट बनाई जाती है ना, यस सर। ईंट कैसे बनती है आपको पता ही होगा। जो देखा होगा आपने एकदम गर्म आग में वो मिट्टी का जो स्ट्रक्चर होता है, एक लकड़ी का वो होता है स्ट्रक्चर उसके अंदर मिट्टी भर-भर के और वो थाप देते हैं और धूप में सूखने देते हैं और उसके बाद उस भट्टी में ले जाके डाल देते हैं, तो वो एकदम लाल हो जाता है आग से, ठीक है? तो अब कंपनी अगर ज़मीन खरीदती रहेगी फिर तो पागल हो जाएगी। जो भट्टे वाले हैं वो ज़मीन नहीं खरीदते, वो क्या करते हैं किसी से आस-पास किसी का खेत होता है ना, तो उससे बात कर लेते हैं और उसको बोलते हैं कि हम तुम्हारी ज़मीन का 6 महीने या 1 साल इस्तेमाल करेंगे और हम लीज़ फाइनेंस वो करा लेते हैं लीज़ फाइनेंस, ठीक है? और लीज़ पे ले लेते हैं, बोलते हैं वो ज़मीन लीज़ पे ले लेते हैं और लीज़ पे लेने के बाद उस ज़मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि असली मालिक वही है। तो वो गड्ढा खोद-खोद के मिट्टी निकालते हैं और मिट्टी निकाल-निकाल के ईंट बनाते हैं। और गड्ढा हो जाता है ना पूरा खाई टाइप में तो छोड़ के दे देते हैं ओनर को कि भाई अब ये लो अपनी ज़मीन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो भयंकर नुकसान है बेचारे को, पूरा गड्ढा करके दे दिया खेत खराब हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है खेत खराब हो जाएगा, लेकिन बारिश-वारिश होगी तो धीरे-धीरे पानी भर जाएगा और हो सकता है उसको 10-12 साल तक इस्तेमाल ना करना हो या उस पे खेती ना कर रहा हो, बंजर ज़मीन हो, तो ऐसे में वो दे सकता है। आ गया समझ में? उसको फ़ायदा हो जाता है और कंपनी को भी फ्री सस्ते में पड़ता है। क्लियर? सर और मैं ये पूछ रहा था कि और कौन-कौन से एसेट्स हैं लैंड के अलावा? कुछ लीज़ पे बिल्डिंग भी ली जा सकती है, कुछ पे भी लीज़ पे लिया जा सकता है। बस ये एक एग्रीमेंट है जो सामने वाले के सर साथ आपको किसी एग्रीमेंट कराना होता है। लीज़ पे आप ले बस सकते हो, कई बार सरकारी ज़मीन को भी लीज़ पे कंपनियाँ प्राइवेट कंपनियाँ ले लेती हैं सरकार से बात करके, ठीक है? और उसको सस्ते रेट में ले लेती हैं और उसको यूज़ करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होता है तो सरकार को वापस दे देती हैं। मतलब सरकार अपने आप ही मालिक बन जाता है उसका। क्लियर है? बस वगैरह भी सब लगा सकते हैं मतलब ये क्या? बस अगर बस? हाँ जी, बोलो और क्या बोल रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा साफ। एग्जाम्पल दिया था कि आपकी जमीन होगी 15 साल के लिए वोडाफोन से लीज पे ले लिया हाँ, तो उसके लिए वो पे करेगी तो उस पे अगर उन्होंने अपना कोई ऑफिस बना लिया तो हाँ, 15 साल हाँ। के बाद क्या होगा? देखो, मैं आपकी आवाज़ ना बहुत अच्छे से साफ नहीं आई, थोड़ा फिर से बोलना एक बार समझूँ, लास्ट वाली लाइन क्या बोले थे? ऑफ़िस बना लिया उसके बाद? उसके बाद जो टाइम पीरियड जब खत्म हो जाएगा लीज हुँ, का तो उसके बाद हुँ। वो ऑफिस किसका होगा? अच्छा, देखो एक चीज़ समझ लो, लीज़ फाइनेंसिंग पे जब लेते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारी बात डिस्कस हो जाती है। जैसे मान लो आपका पहले से बना-बनाया स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो ना? आपका पहले से बना-बनाया स्ट्रक्चर है, सपोज़ करो आपने बहुत बढ़िया घर बना रखा है, तो उसमें रूल होता है बेटा कि वो लोग स्ट्रक्चर अपना नया बनाएँगे कि नहीं बनाएँगे, ये पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका घर तोड़ के बना दिया और बाद में अपना जाते-जाते तोड़ गए। ऐसे तो आपको जाएगा। तो इसीलिए उसमें पहले ही से तय होता है। जैसे मान लो आपके नजफ़गढ़ में जो ये थाना रोड है, उसके वहाँ सामने एक खूब बढ़िया घर बना हुआ है, ठीक है? और बैंक वालों ने आपसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बोला कि सर हम नया जो है हम यहाँ पे बैंक खोलना चाहते हैं 20 साल के लिए, तो आप लीज़ पे दे दो। आपने बोला ठीक है मेरे को यहाँ रहना नहीं है, लीज़ पे ले लो। तो अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना वो तोड़ेंगे, जैसे कि मतलब मान लो दीवार-वुवार है तो वो हटा देंगे, लेकिन आपसे पहले ही बात कर लेंगे वो। ठीक है? और उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को मतलब आउटर स्ट्रक्चर को वो खराब नहीं करेंगे। इन अंदर वाले को आपसे कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ही बात हो जाएगी। अगर आप एग्री हो तो वो लोग उसको तोड़ के और अपने हिसाब से केबिन वगैरह बनाते हैं, देखते हो ना बैंक में केबिन-वेबिन बना रहता है। तो ये सारा चीज़ वो लोग बना देते हैं और आपको सैलरी देते रहते हैं और जब लास्ट में जाते हैं तो उसी हालत में आपको दे के चले जाते हैं। आप किसी और को भी दे सकते हो। लेकिन बेटा वो नया नहीं फिर स्ट्रक्चर अगर बनाना है हाँ, अगर वो जमीन खाली है उस पे हाँ। कोई बिल्डिंग बनानी है तो टाइम पीरियड के बाद वो किसकी हो जाएगी? वो वो बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट में इस इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा। जनरली वो लोग नया स्ट्रक्चर नहीं बनाते और वो स्ट्रक्चर पर वो हटा सकते डेप्रिसिएशन जैसे लग जाएगा ना? सुनो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे देखो ये तो डिपेंड करता है ना बेटा। आपने एकदम बढ़िया एग्ज़ाम्पल दिया कि सर उन्होंने एक बिल्डिंग बना दी।
तो बिल्डिंग बना देंगे तो जनरली आप खुद सोच के देखो, बिल्डिंग वो बनाएंगे नहीं, बनी बनाई बिल्डिंग ही वो लोग ज्यादातर लीज पे लेते हैं। ठीक है, अंदर का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। अगर वो बिल्डिंग बना देते हैं तो उसके ऊपर उन्हीं का राइट है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा कि वो बिल्डिंग बनाएंगे तो आपकी होगी, उनकी तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो जमीन खाली करके उनको जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप ही की होगी। लेकिन उस बिल्डिंग पे उनका पूरा राइट रहेगा, तो जाते जाते आपको दे जा सकते हैं, देना ही पड़ेगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, वो लोग ऐसा करते नहीं है। वो रेडीमेड बने बनाए स्ट्रक्चर के ऊपर ही फिर जाते हैं, फिर वो खुद नहीं बनाते। और बनाएंगे तो फिर उसी के हिसाब से रेंट तय करेंगे, तो आपको रेंट कम देंगे वो। ठीक है, लेकिन हो आपकी जाएगी। सर आपका आखिरी क्वेश्चन यही था ना कि किसकी होगी, 20 साल के बाद आपकी हो जाएगी। ओके। सर हाँ सर एक सवाल पूछूं? हाँ बोलो। सर जैसे आप बोल रहे हो एसेट, तो सर एसेट में तो मशीनरी और जितने भी मतलब व्हीकल्स आते हैं वो भी आ सकते हैं, मतलब जैसे बिल्कुल आ अगर सकते कोई हैं। बड़ा, तो सर लेकिन उनपे तो सर कितना घाटा नहीं हो जाएगा जो इसका जो लेसर होगा, मतलब मेन जिसकी होगी असलियत में वो चीज? देखो मैं आपको एक अच्छे एग्जांपल से बताता हूँ कि घाटा नहीं हो। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये इंडियन गवर्नमेंट ने अभी 20-25 दिन पहले एक पनडुब्बी दी है, किसको मैं बताता हूँ नाम उस कंट्री का, म्यांमार को। सुना था न्यूज आपने? नहीं सर, ये नहीं सुनी। चलो तो मैं आपको बताता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट ने, आप न्यूज इसके बाद पढ़ना जब मैं बता देता हूँ क्लास ओवर होने के। इंडियन गवर्नमेंट ने म्यांमार को लीज पे पनडुब्बी दी थी। पनडुब्बी जानती हो ना क्या होता है? सबमरीन। ठीक यस है, सर, सब। सबमरीन इसने दिया कि लो आप इसको लीज पे ले लो और इसको आप इस्तेमाल करो। ठीक है, अब क्या हुआ, म्यांमार जो है उसने उसको लीज पे ले लिया। अब वो जो सबमरीन है, जो उसको यूज करेगा, कर रहा है, वो आज की डेट में कर रहा है उसको यूज। ठीक है, अब उसको यूज करता रहेगा। अच्छा, इसके बदले इंडियन गवर्नमेंट को हर महीने कई कई लाख कई करोड़ों में पैसे देगा। ठीक, अब इंडियन गवर्नमेंट उस पैसे से कमा रही है, तो आप देखो सबमरीन का तो इस्तेमाल हो रहा है, डिप्रिसिएशन लग ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है सबमरीन हमारी नुकसान हो रही है। लेकिन पहले भी तो पानी के अंदर ही रहती थी और उसकी जरूरत भी नहीं थी इंडिया को, वो थोड़ा इतना एडवांस नहीं है। लेकिन म्यांमार जैसे छोटे देश के लिए बढ़िया है, तो म्यांमार ने ले लिया। अब इससे टेंशन हो गई किसको? इससे टेंशन हो गई बांग्लादेश। बांग्लादेश और उनमें मतलब थोड़ा सा रहता है ना एक देशों के बीच में। तो बांग्लादेश ने हमसे डिमांड किया, हमसे बोला भाई हमारे को मतलब कुछ जहाज दे दो। तो इंडियन ने बोला ठीक है चलो, हम एग्रीमेंट कर लिया इंडिया ने कि ठीक है आपको हम तेजस जेट फाइटर जो हमने बनाया है वो दे देंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों का कंपनसेशन हो जाएगा, तो दोनों तरफ से इंडिया अपना बाजी मार रही है। जानबूझ के उसको दिया, अब इसको दे रहे हैं, तो सेल बढ़ गई। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो इन्होंने पनडुब्बी दी है, यानी कि जो इन्होंने सबमरीन दी है, इसका इस्तेमाल जो है म्यांमार करेगा, उसके पास ओनरशिप आ गई है, मालिकाना हक उसके पास है, जैसे मन करे उसको ऐसे यूज करेगा। और जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा लीज का, तो वो वापस जो है इंडियन गवर्नमेंट को मिल जाएगी सबमरीन। तो इससे ये पता चलता है कि एसेट को हम लीज पे दे सकते हैं और देते भी हैं कई लोग। अब उसमें जो भी डिप्रिसिएशन लगेगा, टूट फूट होगी, वो म्यांमार रिपेयर तो हम ही से करवाएगा, तो रिपेयर के हम लोग अलग से चार्ज लेंगे। क्योंकि देखो सबमरीन में टूट फूट तो होती है, दिन भर वो पानी के नीचे रहती है, पूरे दिन में 1 या 2 बार या 3 बार बाहर निकलती है ऑक्सीजन के लिए। तो और बाकी तो अंदर ही रहती है, तो उसमें जो रिपेयर वर्क होगा, जो भी टूट फूट होगी, वो हम लोग जाके उसमें करेंगे और उनसे अलग से पैसे चार्ज करेंगे। और साथ में वो बेचारे वो हर महीने के जो तनख्वाह देंगे वो अलग, करोड़ों रुपए वसूलेंगे उनसे। तो लीज फाइनेंसिंग में फिक्स एसेट पे होती है। और कुछ? सर एक और बात पूछूं? हाँ बोलो। सर फॉर एग्जांपल वो एग्रीमेंट कुछ 10 सालों का है, ये जो हम्म आप सबमरीन का बता रहे हो फॉर एग्जांपल, हम्म ठीक है हम्म सर। तो और एक साल, एक महीने के वो जो कंट्री है वो हमारे को कुछ लाख में पैसा दे रही है, तो सर सब टोटल मिला के तो मतलब इन कुछ 15 साल में जितना टोटल मनी उसने दिया होगा हमारे को, उतने में तो सर उसके एक नई आ जाती है पनडुब्बी, तो सर लेकिन फायदा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि उसके पास इतना पैसा ही ना हो इस समय कि वो खरीद सके, उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि हमसे सबमरीन खरीद ले। और ये बात सच है कि म्यांमार की इतनी औकात नहीं है कि वो सबमरीन बना ले या खरीद ले। पता है आपको सबमरीन कितने की होती है? एक सबमरीन की कॉस्ट इतनी होती है, देश बिक जाते हैं कई।
अब देखो इंडिया का भी एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया ने भी लीज पे जेट फाइटर लेने की बात चल रही है, ठीक है, अमेरिका से जेट फाइटर लीज पे लेगा, उसके बदले करोड़ों रुपए देगा उसको हर महीने, ठीक है, क्योंकि एक एक जेट फाइटर कई कई हजार करोड़ का पड़ता है। तो अगर आपको अभी इस समय चाइना से प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी आप सडनली इतना पैसा अगर नहीं है खरीदने के लिए, तो आप लीज पे ले लो, उसको इस्तेमाल करो। तो इंडिया ने यही किया है, उनका एक ड्रोन है, उसको लीज पे ले लिया है और चाइना वाले बॉर्डर पे उसको यूज कर रहे हैं। तो लीज पे आपको सस्ता पड़ेगा। अमेरिका को भी कोई टेंशन नहीं है, उसके पास दुनिया भर के ड्रोन है, वो दे दे, उससे भी उसकी कमाई हो रही है, पड़े पड़े क्या करता हो। तो अब इंडिया दोनों तरह से गेम खेल रहा है। वो ड्रोन का इस्तेमाल कर लेगा, इंडिया को पता चल जाएगा कि वो ड्रोन कितना अच्छा काम कर रहा है, और फिर अगर वो अच्छा लगा तो आगे चल के इंडिया सोचेगा उसके ऊपर खरीदने के लिए। क्योंकि हर जगह का ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग अलग होती है। यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन में देखा जाएगा कि उसके कितना अच्छा कैमरा कैप्चर कर रहे हैं, छोटी छोटी इमेजेस बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। और हमारे बॉर्डर पे जो ये आते रहते हैं सैनिक, वो सैनिक कह रहा हूँ गलती से, उग्रवादी, उनको भी वो कैप्चर कर लेता है। तो इससे इंडियन गवर्नमेंट को फायदा है ना, इंडियन गवर्नमेंट उसको टेस्ट टेस्ट कर लेगी, उसके बाद खरीदेगी। ये वही ड्रोन है जिसने उसको मारा था, ईरान का जो कैप वो था ना कप्तान, उसको उड़ा दिया था, मुसेलिनी या ऐसी कुछ नाम था उसका, उसको मार दिया था। लीज पे एक कंट्री दूसरे कंट्री से बहुत सारा सामान लेती है। इज इट क्लियर? ओके सर। ये बहुत अच्छा होता है। अगर शॉर्ट टर्म में अगर आपके पास पैसे नहीं है और उस चीज का आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है। आपको मैं एक प्रैक्टिकल और एग्जांपल बताऊं, नजफगढ़ में जितने बैंक है ना, सबने लीज पे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। आपको क्या लग रहा है बैंक की जमीन है वो? बैंक की जमीन नहीं है वो। आप देखते हो जो थाने के सामने जितने भी बैंक्स हैं, वो सब किसी के घर है, उनके बैक साइड में जो घर है ना, वही उसके ओनर है, ठीक है। अब ये जो जितने भी आप बैंक देख रहे हो, ये जो सामने जो बैंक बने हुए हैं, वो सब उनके ओनर हैं। तो उनके घर के पीछे जो घर है, आप देखना वो पीछे बैक साइड में घर है, ठीक है। और नाम नहीं बताऊंगा मैं, स्टूडेंट अपने स्कूल का ही है, उसी की जमीन है वो, ठीक है, कॉमर्स ही पढ़ा है उसने भी, ठीक है। तो अब आप ये देखो उसके साथ लीज एग्रीमेंट है, 1 लाख से ज्यादा तो उसकी उसको रेंट देते हैं वो लोग महीने के, पर्सनली पता है मुझे, ठीक है। तो अब आप ये देखो हर महीने 1-1 लाख से ऊपर, 1,30,000 आज से 4-5 साल पहले मिलते थे, अब तो और बढ़ ही गया होगा जो भी है। तो एग्रीमेंट में भी ये भी होता है कि हर साल हम आपका बढ़ाएंगे या घट, मतलब कुछ इस तरह से भी रूल होता है। डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से आपने किए हैं। और जब वो समय हो जाएगा तो बैंक वहां से हट जाएगा, कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, क्योंकि बैंक को भी हो सकता है आगे चल के जरूरत पड़े ज्यादा जगह की, जब कस्टमर ज्यादा हो जाएंगे। या हो सकता है कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जिसमें बैंक की जरूरत ही ना पड़े, तो ऐसे में बैंक के पास ऑप्शन होगा। और इमेजिन करो अगर बैंक ने उतनी बड़ी जमीन वहां खरीदी होती तो कई करोड़ की तो जमीन पड़ जाती, जो आज तक उसने किराया भी नहीं दिया होगा इतना। तो इसीलिए उसको फायदा तो किराया देने में ही है। नहीं, आपको नहीं लग रहा है कि फायदा किराया देने में है? सही बात है। यस सर। तो इसीलिए बैंक ये काम करते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से चलती है, फायदे के लिए चलती है, ठीक है। आगे बढ़े अब। ओके। हाँ जी। ठीक है। अब देखो इसके फायदे क्या है, मेरिट्स क्या है। देखिए पहला मेरिट तो ये है कि ये दो टर्म याद रखना बेटा, लेसर और लेसी। एक बार मैं फिर से वो टर्म यहाँ दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो ये बार बार कंफ्यूज हो गया आप। ये देखो, ये दो टर्म भूलना मत। लेसर कौन है? मालिक। लेसी कौन है? जिसने वो जमीन लिया है यूज करने की, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं। देखो पहला एडवांटेज देखो, कह रहा है कि इट एनेबल्स द लेसी, यानी कि जो जिसने लीज पे लिया है उसको मदद करता है टू अक्वायर द एसेट विद अ वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट। कम पैसे की लागत में उसको अच्छा खासा सामान वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है उसका, कम इन्वेस्टमेंट में उसे एसेट मिल जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, लिमिटेड फॉर्मेलिटी, इसमें ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, एक एग्रीमेंट बनाना होता है और उसके ऊपर स्टैंप लगता है, उसका डॉक्यूमेंट एक कंपनी रख लेती है और एक लेसर को दे देती है, ये ले भाई पकड़। और कभी भी वायलेशन होगा तो कोर्ट में जा सकते हैं दोनों। तीसरा, लीज रेंट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पता है लीज जो है जो देती है ना ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रॉफिट के अगेंस्ट में देती है। जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं, बैंक वाले जो लीज दे रहे होंगे, वो बैंक वाले जो प्रॉफिट कमाते हैं ना, उसी प्रॉफिट में से दे रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इनका टैक्स भी बच रहा है। जब ये लोग टैक्स देते हैं तो गिड़गिड़ाने लगते हैं, बोलते हैं अरे भाई, जैसे मान लो वोडाफोन है, वोडाफोन ने लीज पे ले रखा है, जितने भी टावर लगे हैं मैक्सिमम लीज पे लिया हुआ है। तो अब वोडाफोन को जो भी साल भर में प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर उसको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? 30%।
अब वो क्या करेगी, लास्ट में बोलेगी मैंने लीज पे इतने करोड़ रुपए का वो है सैलरी दी है, तो उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनस कर देगी। अच्छा ठीक है चल माइनस कर देगी, तो मान लो कि उसको 2000 करोड़ का फायदा हुआ, उसमें से उसने मान लो 500 करोड़ के सैलरी दी लीज पे, तो उसमें से वो माइनस करने के बाद उसके ऊपर टैक्स देगी। तो आप समझ गए होगे कि इसमें भी फायदा है। किसको फायदा है? लेसी को फायदा हो रहा है। किसी बच्चे को डाउट? हाँ या ना? नो सर। चलिए फोर्थ एडवांटेज देखते हैं। इट प्रोवाइड्स फाइनेंस विदाउट शेयरिंग द ओनरशिप। कह रहा है कि ये फाइनेंस कर रहा होता है, मतलब इसमें क्या होता है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि जो आपने एसेट गिरवी रखा है, गिरवी रखने का मतलब है, सॉरी, जो आपने क्लेम किया है एसेट, जो जमीन का आप इस्तेमाल करोगे या एसेट का इस्तेमाल करोगे, इसमें ओनर का कोई हिस्सा नहीं रहेगा। एक सबसे अच्छी बात ये है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए बैंक वालों ने पहली बनी हुई बैंक बना ली, तो जो भी बैंक को प्रॉफिट होगा उसमें ओनर मान ले नहीं मांगेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को भी दो, मेरे ही जमीन पे इस्तेमाल कर रहे हो। वो कहेंगे चल यहाँ से दूर हट भाई, हम तेरे को सैलरी दे रहे हैं, बस इतना ही मिलेगा तुझे, प्रॉफिट और प्रॉफिट की तरफ देखना भी मत भूल से। तो ये एक फायदा है सबसे बड़ा। और पांचवा, द रिस्क ऑफ द ऑब्सोलिसेंस ऑन द सोल्जर्स ऑफ द ओनर ऑफ द एसेट्स। जो ऑब्सोलिसेंस होगा ये ओनर के ऊपर होगा। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है रद्दी हो जाना। अब जैसे मान लो उसके स्ट्रक्चर को वो यूज कर रहे हैं, नीचे तोड़ फोड़ मचा दी उन्होंने क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, तो ऐसे में अगर मान लो 20 साल बाद हो सकता है कि वो बेकार हो जाए, उस एरिया में पूरा प्रोग्रेस ही ना हो, तो वो उसके लिए तो ऑब्सोलीट हो गया, रद्दी हो गया। तो ऐसे में कंपनी को कोई टेंशन नहीं होती, 20 साल इस्तेमाल किया और वो निकल जाएगी वहां से चुपचाप। समझ में आ गया? जैसे वो भट्टे का मैंने बताया था ना, ईंट बनाने वाला, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने उसकी जमीन का इस्तेमाल किया, नीचे तक उसकी जमीन की खुदाई की, मिट्टी से ईंट बना दी, और उसके बाद जब वो एग्रीमेंट पूरा हो गया, 2 साल 1 साल जो भी होगा, तो उसको टाटा बाय बाय बोल देंगे और बोलेंगे कि ये ले अपनी पकड़। अब उसके लिए तो ऑब्सोलीट हो गई ना जमीन, उसमें खेती थोड़ी ना करेगा तालाब में। हाँ उसमें ये कर सकता है, मछली पालन कर सकता है। तो कई लोगों को मछली ये पालन सर करना होता है। वापस से लीज पे लगा देगा कि इसको कौन लेगा बेटा? आप ही जैसा लेगा कोई? लीज पे सर कौन लेगा उस भट्टी गड्ढे? पे। वो हाँ जी, मतलब अगला आदमी वापस से कोई आके भट्टी पे वो कर सकता नहीं लेगा ना बेटा, मैं उसकी वजह बताता हूँ ना। उसका एक रूल होता है ना, कितना नीचे खोद के ले जाओगे, खाई बनाना है क्या? एग्रीमेंट होता है ना उसमें, कितना खोद दोगे नीचे। नीचे भी तो खोदने का रूल है, ज्यादा खोदोगे तो पता है पानी आ जाएगा। अब मेरे गांव में चले जाओ, वहां पे कितने फुट पे पानी आता है पता है? अंदाजा लगाओ। सर 40 30-40 फुट होगा हाँ, और यहाँ दिल्ली में? सर। यहाँ पे 110 120 फुट है कुछ। हाँ तो अब समझ गए ना, कई जगह तो 30 फुट में ही पानी आ जाता है। तो गड्ढा खोद लेना और वहां पे तालाब बना लेना, कुआं। फिर पानी में आराम से नहाना और ईंट को भी नहलाना उसमें। कौन से गांव में आता है सर? कौन से गाँव में आता है? ईस्टर्न यूपी में चले जाओ, वहां आ जाता है। वो तो समुद्र तल की ऊंचाई के हिसाब से देखा जाता है ना, देखा होगा ना स्टेशन पे समुद्र तल की ऊंचाई पानी इतनी। वैसे कहीं हाँ जाता सर। है तो वाटर हाँ, लेवल नीचे चला जाता हाँ जी, देखो कई जगह वाटर लेवल अच्छा रहता है, कई जगह वाटर लेवल खराब है। राजस्थान में चले जाओ, वाटर लेवल की हालत बुरी है। वहां खोद खोद के पागल हो जाओगे, मिलेगा ही नहीं। कोई है राजस्थान का? यस सर, वहां पे पानी मतलब बहुत नीचे जाके आता है, हाँ, बहुत। बहुत नीचे है वहां पे। तो नदी में भी पता नहीं चल, नदी में वहां कुएं खोदते हैं वो लोग। जो नदी है ना, पहली बात तो नदी में पानी नहीं रहता, और जब थोड़ा बहुत बारिश होती है तो उसी के बीच में कुआं खोदा रहता है जिससे कि वाटर लेवल बढ़े। और तब भी पानी नहीं आता वहां। हैंडपंप आपको मिलेगा नहीं, पूरे जोधपुर में घूम लो, एक ही जगह हैंडपंप मैंने देखा है 4-5 साल। वहां 4-5 साल रहा हूं मैं। वहां पानी आपको मिलेगा नहीं, बाहर हैंडपंप से ढूंढोगे ना तो एक इकलौता हैंडपंप लगा रखा है वहां, जो मैंने देखा। हो सकता है और भी हो। सर वहां पे फिर नहर है? हाँ जो नहर ही खोदने के रहती बाद है वो आता है। नहर वो तो गवर्नमेंट के मॉडिफाई करके गवर्नमेंट ने वहां से निकाला है, तो इसी तरह से हो सकती हैं। ठीक है आगे बढ़े, अब लिमिटेशंस पे आ जाते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या है देखिए। इसका एक लिमिटेशन ये है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ एसेट। इसमें ना रेस्ट्रिक्शन होता है। सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि रेस्ट्रिक्शन होता है, रोक होती है कि भाई आप इस एसेट को इस तरह से यूज करोगे, इससे ज्यादा यूज नहीं करने वाले।
अब ऐसा नहीं है कि किसी ने, जैसे मान लो बैंक वालों ने किसी से बात की कि भाई हमें आपका ये वाला घर चाहिए, बैंक खोलना है। आपने बोला अच्छा ठीक है चलो कर लो, और पता चला अगले दिन उसके ऊपर उन्होंने कुछ और ही बना के बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें पहले से ही रूल होता है कि एसेट का आप इस्तेमाल, रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। उसमें जानबूझ के रूल बनाना पड़ता है ना कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे एक बच्चे ने अभी पूछा नहीं था कि सर कोई नया स्ट्रक्चर बना दिया तो ऐसे वो नहीं बना सकते, समझ रहे हो ना? उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे मान लो आपका कोई बड़ा घर बना हुआ है, और आपने क्या किया था, नीचे ना ग्राउंड ऐसे ही छोड़ दिया था, मतलब पार्किंग के लिए, और ऊपर आपने अपना घर बना लिया था। बैंक वालों ने अचानक अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई यहाँ पे तो बैंक खोलना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका घर है 300 गज में। अब ऐसे में नीचे आपने खाली पिलर्स लगाए हुए हैं और ऊपर आपकी मकान बनी हुई है, तो बैंक के लिए एकदम बेहतरीन होगा वो। तो बैंक वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे कि सर आप जो नीचे आपने कार और पार्क करने के लिए या वैसे बना के छोड़ा हुआ है, या आपका ग्राउंड फ्लोर जो है नीचे अंडरग्राउंड जो आपने बनाया है, क्या यहाँ पे हम बैंक बना लें? आपको इतने लाख लाख या 2 लाख सैलरी दिया करेंगे हर महीने, और अब 20 साल या 15 साल में हम खाली कर देंगे। तो ऐसे में आप उनके साथ तैयार हो सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग जब वो लीज पे ले लेंगे तो नीचे एक और अंडरग्राउंड बना लेंगे अपने लिए। ऐसा नहीं कर सकते वो, ऐसे तो आपका घर धंस सकता है। तो इसीलिए इस पे रेस्ट्रिक्शन होती है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यस हाँ सर। ठीक है, उस बच्चे को भी आ गया होगा जिसने बोला था कि सर स्ट्रक्चर बना दें। तो बेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है और कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाना पड़ता है। दूसरी बात, अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो उसको तोड़ के नहीं जाओगे, इसके रूल्स हैं। ये नहीं है कि खुद गुस्सा निकालने के लिए जाते जाते तोड़ फोड़ मचा के चले जाओ। उसमें पहले ही एग्रीमेंट में तय हो जाता है कि इस तरह से ही ये होगा। इज इट क्लियर? जैसे मान लो बैंक बनाने के लिए टाइल लगा दी, जैसे आपका घर था सिंपल, वो था फ्लोर, उन्होंने क्या किया, टाइल उइल लगा दिया एकदम चकाचक। पता ही है आपको, बैंक वाले एकदम आजकल तो एकदम ऐसे लगाते हैं, एकदम चमक रहा होता है। तो जब वो जाएंगे ना तो उसी कंडीशन में छोड़ के जाएंगे, तो आपको फायदा हो जाएगा। ये नहीं है कि हथौड़ा ला के बोलेंगे तोड़ो भाई, पहले जैसे खंडहर बना दो जैसे हम आए थे। तो ऐसे नहीं करेंगे, और बोलेंगे दीवार वार जो है हमने इस पे डिस्टेम्पर और ये सब कराया, पूरा तोड़ फोड़ दो, पेंट वेंट सब तोड़ दो, ऐसे नहीं कर सकते वो लोग। ठीक है, वो किसी स्टूडेंट ने पूछा था स्ट्रक्चर का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। सर हाँ बोलो। जैसे कोई बिल्डिंग है, खाली बिल्डिंग है, वो लीज पे ले ली किसी भी कंपनी ने, हम्म। और वहां पे हैं कि हम ऐसा ऐसा कुछ अच्छा काम करेंगे, पर वो पीछे से वो कुछ फ्रॉड कर रहे थे और भाग गए वहां से। फिर गवर्नमेंट ने उसे सील कर दिया उस बिल्डिंग हम्म। को। ठीक है। तब क्या होगा? हाँ देखो, तब इसमें क्या तो होता है बेटा, ये ना सब लॉ के रूल हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है इसके बारे में, कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कराते हो तो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ रूल्स हैं, कि जैसे अगर आप लीज पे कराते हो तो उसकी जिम्मेवारी आपकी नहीं है, सामने वाले की है, कंपनी की है। तो अगर वो कंपनी ने वहां पे फ्रॉड किया और वो सील हो गया, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट के उन्होंने वायलेशन किया है कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि आपके साथ जो तय हुआ था उसके अगेंस्ट में वो इलीगल काम कर रहे थे। तो ऐसे में कंपनसेशन आप उससे क्लेम करोगे और कंपनसेशन आपको मिलेगा। कोर्ट में जब आप जाओगे ना, तो आप बोलोगे कि कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने वायलेट किया था, इन्होंने बोला था ऐसे ऐसे काम करेंगे, लेकिन इनके फ्रॉड की वजह से मेरा घर सील हो गया। तो ऐसे में उसके ऊपर जितना भी आपका नुकसान होगा, आप अपना वकील करोगे और वो कंपनसेशन आपको जरूर मिलेगा, और कोर्ट आपके फेवर में डिसीजन लेगी। एम आई क्लियर? यस सर। और सर हाँ, अगर वो कंपनी फ्रॉड करके भाग जाए कहीं पे? नहीं भागेगी बेटा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है, लीज से पहले गवर्नमेंट भी चेक करती है कि ये सर ये ठीक विजय है। माल्या की बात। विजय माल्या बेटा, अब तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अब तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इंडिविजुअल नहीं था, उसमें बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। एक आदमी के आने जाने से कंपनी पे तो फर्क पड़ता नहीं है, ये बात तो आपको क्लियर अब तक हो गई होगी। विजय माल्या भाग गया तो कंपनी थोड़ी ना बंद हो जाएगी, विजय माल्या को कौन पूछ रहा है? हाँ, उसके यस घर और देखो गवर्नमेंट सील कर रही है, वहां बहुत सारे होटल्स हैं, जितनी नई नई कार थी सब सील कर दी, और उसके बेच के उससे जो भी पैसा मिलेगा वो सारा पैसा जो है रिकवर कर लेगी बैंक। अभी तो मैं बीच में न्यूज मैंने आपको बताया नहीं था, विजय माल्या एक बार ये भी बोल दिया उसने, भाई मेरा जो जितना मैंने घोटाला किया है उससे 2 गुना ज्यादा तो तुम लोग मेरे एसेट गिफ्ट वो कर दिया तुमने। तो गवर्नमेंट ने ये बोला था 2 गुना कर दिया तो इसके पैसे इतने नहीं मिले, हम क्या करें सस्ते में उसने बोला ये जानबूझ के इसका रेट सस्ता लगा रहे हैं। जो होटल मान लो
300 करोड़ या 250 करोड़ का था, उसकी कीमत इन्होंने 120 करोड़ लगाई है। बताओ, ये ऐसे कर देते हैं। सर जो कंपनी का ओनर होता है उसे कंपनी से निकाला जा सकता है। बिल्कुल निकाला जा सकता है, जो फाउंडर होता है स्टीव बिल्कुल निकल जॉब्स को सकता एप्पल से निकाल दिया था। है, बिल्कुल निकाल दिया था। 2 साल तक वो, मतलब वो मूवी बनाने वाले टॉय, क्या नाम था उसका, एक सीरियल बनाया था अपनी वाइफ के साथ। उसकी वाइफ उसमें काम करती थी, मतलब कोई सीरियल पे काम किया था उसने। उसके बाद दोबारा एंट्री मारी, उसी कंपनी में मारी। और बताओ, और जिसके ऊपर सर ज्यादा भरोसा किया था उसी ने निकलवाया भी था, पढ़ा होगा आपने। सर हाँ, फिर अभी वो सीईओ है। तो सर मतलब ये कैसे कर दिया, मतलब उसको निकाल कैसे दिया। बेटा ये तो ओन रूल है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर डिसीजन लें कि इसको हमें नहीं रखना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर डिसीजन ले लें कि इसको नहीं रखना है, सही से काम नहीं कर रहा है, उसको निकाला जा सकता है। अभी हम इक्विटी शेयर में पढ़ेंगे। सर वो अपने इक्विटी, कैपिटल भी लेकर के चला जाएगा अपनी जो उसने लगाई हाँ, हुई है तो उसका शेयर्स लगा हुआ है वो लेके जा सकता है। यही तो विजय माल्या ने किया, अपने शेयर्स लेके चला गया। अब उसको आप थोड़ी ना बोलोगे। अगर वो कंपनी के लिए काम कर रहा है तो उसका पैसा कंपनी देगी, लेकिन अपने इंडिविजुअल लेवल पे किया है तो इंडिविजुअल भरेगा जितना उससे कब्जा हो सकता है। नेक्स्ट देखो, इफ द लीज एग्रीमेंट इज टर्मिनेटेड बिफोर मैच्योरिटी इट रिजल्ट्स इन हेवी लॉस। देखो अब देखो दिक्कत क्या है इसमें, सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आपने लीज एग्रीमेंट किया 20 साल का, 10 साल के बाद आपकी लुटिया डूब गई, बिजनेस डिसॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा। मान लो बिजनेस बंद हो गई, तो ऐसे में नुकसान भारी भरकम हो सकता है। जैसे अभी वोडाफोन का चल रहा है, देखो वोडाफोन ने कई लोगों से टावर लिए थे, सबको तनख्वाह दे रहा था 20,000 25,000। बीच में एक बार न्यूज आया कि वोडाफोन कह रहा है कि अब मेरी बस की नहीं है, मैं यहाँ काम नहीं करूंगा इंडिया में। तो ऐसे में जितने भी लोगों के साथ उसने लीज एग्रीमेंट किया था वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाते, उनका घर वापस मिल जाता। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि कल को अगर ये इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो क्योंकि वो जमीन पे तो उसका हक है नहीं, असली मालिक तो लेसर है, तो लेसर का दोबारा कब्जा हो जाएगा और वो तनख्वाह देना बंद करेगा, क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंट होकर निकल जाएगा चुपचाप हिसाब किताब करा के। आ गया समझ में? तो ऐसे में आपको भारी नुकसान हो सकता है। नुकसान किस चीज का होगा? एसेट का नहीं होगा। नुकसान होगा आपको, तनख्वाह मिलनी बंद हो जाएगी, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। आ गया ना समझ में? चौथा, लेसी में नॉट टेक वो मच बिना केयर टावर ऑन द हटाए ही एसेट। चला जाएगा। हाँ जी, वो बिना टावर हटाए ही चला जाएगा। ये टावर ऑब्वियस सी बात है, उसका टावर तो हटाएगा ना, लोहे वोहे को बेचेगा तो हटाएगा, वो तो हटाएगा ही। नहीं हटाएगा तो हमारी और लॉटरी लग जाएगी, कबाड़ी वालों को बुला लेंगे। देखो, लेसी में नॉट टेक मच केयर ऑन द एसेट्स एज ही नेवर बिकम्स द ओनर। लेसी, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है लेसी के लिए? क्योंकि वो जो है ना आगे बोल रहा है कि लेसी में नॉट टेक मच केयर ऑन द एसेट्स एज ही नेवर बिकम्स द ओनर। वो ओनर तो बन नहीं सकता ना, लेसी कभी ओनर थोड़ी ना बन सकता है, तो लेसी ओनर नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये दिक्कत है। आगे बढ़े, दिख रहा है स्क्रीन पे बेटा ये पब्लिक डिपॉजिट्स? सर यस सर। देखो एक ऑप्शन ये भी होता है कि कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो पब्लिक डिपॉजिट से ले सकती है। देखिए हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हैं, यानी कि अगर कंपनी चाहे तो कौन कौन से तरीके हैं जहां से वो पैसे ले सकती है। तो हमने पढ़ा कि कई तरीके हैं जहां से बिजनेस पैसे ले सकती है, जिसमें से एक था फाइनेंसिंग, लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग के थ्रू पैसे ले सकती है। एक हमने फैक्टरिंग पढ़ा था, ठीक है, उसके थ्रू ले सकती है, लोन के थ्रू ले सकती है। इसी तरह से पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू ले सकती है। अब हम समझते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स होता क्या है। देखो, इट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ मीडियम टर्म फाइनेंस। इसको ना मीडियम टर्म फाइनेंस की तरह से देखना चाहिए, ठीक है। बाय विच द कंपनी मे ट्राई टू इनवाइट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द कमर्शियल बैंक्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, की कंपनी जनता जनार्दन को ऑप्शन देती है कि आप थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट हम आपको देंगे, बैंक के मुकाबले हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, आप हमारे पैसे, आप ना हमें पैसे दे दीजिए पब्लिक डिपॉजिट्स के फॉर्म में। एक तरह से देखा जाए तो ये लोन है, कंपनी जनता से लोन लेती है लेकिन कमर्शियल बैंक के मुकाबले ज्यादा इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हो जाती है। मान लेते हैं कि किसी कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो वो पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसे ले सकती है,
और जनता को ये कह सकती है कि जो भी पब्लिक डिपॉजिट्स हमसे लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, उसको हम ज्यादा इंटरेस्ट देंगे बैंक के मुकाबले, ठीक है। और बैंक वालों से ये लोग टाई अप कर लेते हैं, बैंक वालों से बात कर लेते हैं और बोलते हैं कि जो भी आपके कस्टमर जो ज्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट किया बैंक में, उसको आप हम एग्री करा लीजिए कि वो पब्लिक डिपॉजिट खरीद ले, और उसके बदले हम आपसे ज्यादा इंटरेस्ट देंगे और आपको हम फ्री फंड में कमीशन देंगे। तो ऐसे में बैंक खुश हो जाता है, बैंक को भाई कमीशन भी तो चाहिए, बैंक कहता है अच्छा ये तो अच्छा काम है। तो बैंक उन कस्टमरों को बुला के बोल देता है कि भाई अगर आप चाहो तो आपके पैसे हम पब्लिक डिपॉजिट्स में जमा करा सकते हैं, या इस कंपनी में पैसे आपके हम लगा सकते हैं, और इससे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो कस्टमर भी कई बार तैयार हो जाते हैं, कुछ नहीं होती, और इसके बदले हर एक पैसे के ऊपर एक फिक्स रेट पे कमीशन मिल जाता है बैंक वालों को। सर अगर मान लो आगे जाके वो कंपनी डूब गई तो हमारे पैसे भी डूब जाएंगे? बिल्कुल डूबेंगे बेटा, पब्लिक डिपॉजिट्स थोड़ा रिस्की होता है, थोड़ा नहीं मेरे हिसाब से तो बहुत खतरनाक होता है। लेकिन एक इसकी अच्छी बात बताऊं क्या है, ये मीडियम टर्म फाइनेंस है, 3 साल के आसपास, 1 साल से 3 साल के बीच में मान के चलो इतना रहता है। तो इसमें ज्यादा आपको खतरा नहीं है ना, क्योंकि कंपनी अचानक तो डूबती नहीं है, धीरे धीरे उसकी लुटिया डूबेगी, तब तक आप सतर्क हो जाओगे। तो इसीलिए अच्छा, दूसरी बात, इसको रेगुलेट करता है आरबीआई, ठीक है ना। ये देखो लास्ट वाली लाइन देखो, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है, द एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट बाय द कंपनीज इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। इसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूरी नजर होती है कि सब कुछ फेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपनी की हालत खस्ती तो नहीं है, कंपनी पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो इसके ऊपर पूरा का पूरा रेगुलेटरी जो सिस्टम होता है, ये बैंक का, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। तो रिस्की तो है, अगर कंपनी बंद हो गई अचानक तो रिस्की तो फुल है, लेकिन अचानक बंद नहीं होगी ना। आप ये क्यों भूल जा रहे हो कि हम लोग कम जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स में पूरा का पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। तो पता चलता रहता है कि कंपनी की औकात कितनी है, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है। तो एक तरह से देखा जाए तो सबको पता होता है कि कंपनी की जो सिचुएशन है वो किस तरह की है, आगे वो सरवाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो मतलब ज्यादा ठीक कह सकते हो, भाई कमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। अब इसके एडवांटेजेस देखो जरा, एडवांटेजेस बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक तो इसमें ज्यादा कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती, सीधा आप पब्लिक डिपॉजिट्स लेना है तो आसानी से लिया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, कंपनी को ना सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, जैसे कंपनी आपसे पब्लिक डिपॉजिट लेगी तो बदले में गिरवी नहीं रखेगी एसेट्स वगैरह। नो शेयरिंग ऑफ कंट्रोल, इसमें आप जैसे मान लो आपने पब्लिक डिपॉजिट ले लिया तो आप कंपनी की मीटिंग मीटिंग में भाग नहीं लोगे। नहीं तो क्या होता है, अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो गए ना, तो आपको कंपनी की मीटिंग में भाग लेने का वो मौका मिलता है, आप वोट कर सकते हो। तो ये सब आपके अधिकार छीन लिए जाते हैं, जो कि अच्छी बात है, इससे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा बिजनेस पे। और नो चार्ज ऑन एसेट्स, आपको जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। जैसे आप कंपनी हो और आपको पब्लिक डिपॉजिट से पैसे लेने हैं, तो आप उसके बदले में कोई चीज गिरवी नहीं दोगे, ठीक है। आरबीआई इस चीज पे नजर रखता है, लेकिन एक अच्छी बात ये है। अब इसके नुकसान भी देख लेते हैं। किसी बच्चे को प्रॉफिट में कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट देखो, नॉट इजी फॉर अ न्यू कंपनी। भाई कोई भी नई कंपनी को कोई आदमी पब्लिक डिपॉजिट देगा नहीं, सिंपल सी बात है। देखो मान लो आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, आप सोच रहे हो मैं पैसा थोड़ा रिस्क लेके ज्यादा कमा लेता हूँ, आपने बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है, अब आपको लग रहा है बैंक से हटा के कहीं और लगाना चाहिए। आप पब्लिक डिपॉजिट में तभी लगाओगे ना जब आपको विश्वास होगा कि ये कंपनी डूबेगी नहीं। जैसे कि अभी एक बच्चे ने बोला कि सर कंपनी डूब गई तो बेटा आप भी यही कोशिश करोगे कि कंपनी पुरानी हो और अच्छी खासी चल रही हो। नई कंपनी में कोई भी नहीं लगाना चाहेगा, क्योंकि नई कंपनी में रिस्क है। तो इसीलिए नई कंपनी में कोई लगाता नहीं है, हमेशा जो है नए कंपनी के लिए ज्यादा आसान नहीं होता है, ठीक है। आ गया समझ में? सर ये कैसे पता लगेगा कि मतलब, हाँ हाँ, सर ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स दे रही है ये तो आपको कस्टमर्स पता को? चल जाएगा ना, ये तो ऑफर बैंक वाले बताते हैं ना, आपको पता चल जाएगा ये तो। अगर आप इसमें इन्वॉल्व तो आपको पता चल जाएगा। बस मैं ये बता दूं कि मुझे लगा आप ये पूछने वाले हो कि सर ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी कैसी है। तो उसके लिए आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा कि पिछले साल कितना कमाया, इस साल कितना कमाने वाली है, आज से 4-5 साल पहले का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितनी बार पब्लिक डिपॉजिट ले चुकी है। तो इससे आपको काफी जनरल आइडिया मिल जाएगा कि ये कंपनी दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। दूसरा है अनरिलायबल सोर्स। देखो इस पब्लिक डिपॉजिट जो है ना, ये अनरिलायबल सोर्स माना गया है। यार ऐसा हो सकता है कंपनी ने डिमांड किया कि मुझे 50 लाख पब्लिक डिपॉजिट चाहिए,
और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी, बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्ट लें, तो हो सकता है 50 लाख उसके पास आए ही ना। तो ये अनरिलायबल है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही मतलब स्थिति इसकी डमाडोल होती है। कंपनी कोई कई लोग इसमें लगाना पसंद नहीं करते। हो सकता है आप जितना उम्मीद कर रहे थे उतना लोगों ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो ये भी हो सकता है। और लिमिटेड फंड, ज्यादा पैसा आप रेज नहीं कर सकते पब्लिक डिपॉजिट से, ये रूल होता है। कुछ ऐसे गाइडलाइंस होती हैं, आरबीआई अलाउ ही नहीं करती। ठीक है, आरबीआई की इस पे नजर होती है, तो आप कोई भी कंपनी को ज्यादा पब्लिक डिपॉजिट रेज करने के लिए मना कर देगी। आरबीआई से परमिशन, आरबीआई क्योंकि रेगुलेट करती है तो उस पूरा नजर रखती है कि कोई फ्रॉड व्रॉड ना कर रहा हो, या कुछ इस तरह का सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि हमारे कस्टमरों को नुकसान हो जाए। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला। सर हाँ अगर अगर कोई कंपनी है, वो बहुत पुरानी कंपनी है, उसका कोई इंडिविजुअली ओनर है और उसने पब्लिक डिपॉजिट सुनो ले सुनो, लिया एक और मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले पहले एक चीज सुन लो। कंपनी का इंडिविजुअल ओनर तो हो नहीं सकता ना बेटा, फिर वो कंपनी नहीं होगी, फिर तो बिजनेस हो जाएगी सोल प्रोप्राइटरी। सर 1% कंपनी भी तो होती है ना। हाँ, 1% कंपनी होती है, तो 1% कंपनी में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ही उसमें चला सकता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कई हो सकते हैं। ठीक है, 15 हो सकते हैं ऑलमोस्ट। और पब्लिक डिपॉजिट उसको अलाउ ही नहीं करा जाएगा, बैंक अलाउ ही नहीं करेगा। उसमें कुछ रूल्स है ना, हर एक कंपनी के लिए अलग अलग रूल है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो इसका यही तो इसका नुकसान है कि लिमिटेड फंड्स हैं, ज्यादा पैसा आप रेज नहीं कर सकते। बैंक मना कर देगा, बैंक बोल देगा कि नहीं नहीं, इतना हम पब्लिक डिपॉजिट आप नहीं कर सकते, रहने दो। तो इस तरह से हो जाता है। अब आ जाते हैं कमर्शियल पेपर पे, लास्ट टॉपिक है ये, मतलब अभी बहुत बड़ा टॉपिक है। बस हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से सोर्सेस हैं पैसे रेज करने के। एक है कमर्शियल पेपर। देखिए कमर्शियल पेपर बड़ा जो है काफी अच्छा माना जाता है। इट इज अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड टू द पब्लिक विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 90 days to 1 year. Issuing commercial paper in India is as a money market instrument took place in 1989. देखो मनी मार्केट में ये पैसा लगता है, और इसमें क्या होता है कि ये भी रेगुलेट होता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है ना, ये भी आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होता है। मैं ऐसे बता देता हूँ, जैसे इसमें उतना अच्छे से नहीं बताया गया, मेन मेन चीज मैंने बताया इसमें। देखिए सबसे पहले तो ये जो है ना, जैसे ऐसे समझ लो कि मान लो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट को अगर पैसे चाहिए तो वो कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसे ले सकती है। किससे? हमसे, हम जैसे लोगों से। ठीक है, बैंकों से ले सकती है। तो इसमें क्या होता है, इसकी रेगुलेशन जो है आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है कि हाईली रेपुटेटेड कॉर्पोरेट एंटिटीज जो हैं, मान लो, देखो थोड़ा सा एक गलती बोल दिया मैंने, गवर्नमेंट नहीं लेगी। इसमें कंपनियां लेती हैं, जैसे जो हाईली प्रोफाइल कंपनियां होती हैं ना, फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो रेप्यूटेड कंपनी होती है, रेप्यूटेड, वो कंपनी को अगर पैसे की जरूरत होती है तो वो कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसे ले सकती है, और ये पैसा 1 साल के अंदर अंदर उनको वापस लौटाना होता है। ठीक है, अब इसको कैसे काम करता है ये मैं बता देता हूँ। इसको ऐसे, जैसे मान लीजिए, इसमें ध्यान से देखना जरा, ये न्यूमेरिकल टाइप में समझाना पड़ेगा। मान लो किसी कंपनी ने 1 लाख रुपए रेज करना है। जैसे मान लो मैं कमर्शियल पेपर 1 लाख का ले रहा हूँ, तो मुझे 1 लाख नहीं देना पड़ेगा, मुझे 90,000, कंपनी ये बोल सकती है कि आप 90,000 दे दो, और कमर्शियल पेपर का जो हम आपको सर्टिफिकेट देंगे ना, वो 1 लाख का दे देंगे। तो वो लोग लिखेंगे कि इस आदमी से हमें 1 लाख की कमर्शियल पेपर मिले हैं, और हमने इससे 1 लाख का कमर्शियल पेपर ले लिया, लेकिन वो लेंगे कितना मेरे से? 90,000। और वादा कितना कर रहे हैं लौटाने का? 1 लाख। तो जब भी उनका टाइम पीरियड हो जाएगा, जैसे 1 साल के अंदर ही कराते हैं, तो वापस लौटाते समय मुझे 90,000 ना लौटा के कितना लौटाएंगे? 1 लाख, क्योंकि मेरा सिक्योरिटी जो कमर्शियल पेपर है वो 1 लाख का है। तो ये होता है। और दूसरी बात, इसमें जो रेप्यूटेड कंपनियां वही इसको इशू कर सकती हैं, जो छोटे मोटे चुंगू मुंगू कंपनी है उनको कोई देगा ही नहीं। अच्छा, इसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई, आरबीआई की नजर इस पे रहती है। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या है? इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। कंपनी डूब गई तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, इसमें भी वही चीज है। हाँ, ये तो है, नो रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन। ये बात सही कह रहे हो। इसमें ऐसा है ना, अब हमारा टाइम हो गया है कम, 4 मिनट ही रह गए। अगली क्लास में मेरिट्स इसके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा इसके कमर्शियल पेपर के बारे में भी बताऊंगा।
नहीं तो आप लेट हो जाओगे, तो लीव कर सकते हो। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स।